क्या न्यूबॉर्न बेबी को टीवी या स्क्रीन दिखाना सेफ है? बिल्कुल भी नहीं। अप टू 2 इयर्स बिल्कुल नो स्क्रीन टाइम, 0 स्क्रीन टाइम। ब्रेस्ट फीडिंग के बाद बच्चे को हर बार बर्प कराना जरूरी होता है? जैसे कि हमने पहले भी बात करी कि एब्डोमिनल कोलिक होता है बच्चों को। क्या न्यूबॉर्न बेबी के इमोशनल डेवलपमेंट पर पेरेंट्स के मेंटल स्टेटस का रिएक्शन होता है? देखिए, इमीडिएटली तो आपको नहीं पता चलेगा, बट बच्चे ये सेंस करते हैं कि पेरेंट्स एंग्शियस हैं, स्ट्रेस में हैं, तो बच्चों को ये फील शुरू से ही होने लगता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि हर बच्चा एक किताब है, आपको उसे सही से पढ़ना आना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ न्यूट्रिशनिस्ट अर्चना और स्वागत है आपका अर्चना झा चौधरी ब्लॉग में। आज हम एक नए टॉपिक पर एक नए डॉक्टर के साथ पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर संध्या। डॉक्टर संध्या एक वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ हैं जो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कार्यरत हैं और पिछले 25 साल का एक्सपीरियंस रखती हैं। डॉक्टर संध्या, हम आपका स्वागत करते हैं और तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं कि अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद भी आपने हमारे शो के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। आज का एपिसोड वर्किंग पेरेंट्स के लिए हैं जिनके पास लिमिटेड टाइम है और अनलिमिटेड लव है। डॉक्टर संध्या, हमें बताइए, एक नवजात शिशु की पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है? हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही माता पिता क्या ध्यान रखें? जैसे सब लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही एक न्यूबॉर्न की भी रिक्वायरमेंट वहीं से शुरू होती है। मैं एक एनालॉजी देना चाहूंगी जिसके अंदर जैसे रोटी, कपड़ा और मकान तीन चीज हर इंसान की जरूरत होती है। वैसे ही बच्चे के लिए रोटी के मुकाबले ब्रेस्ट फीडिंग, दैट मीन्स जो मिल्क रिक्वायरमेंट है उसकी वो जरूरत है। और उसके अलावा कपड़े की एनालॉजी वार्मथ से हो जाती है कि उसको प्रॉपरली कवर करके रखना है मौसम के अनुसार। डेफिनेटली कि एटलीस्ट गर्मी में एक परत ज्यादा चाहिए होती है, जैसे बच्चों को अपने से एक परत ज्यादा चाहिए। तो तीसरा कि हमारे को जो मकान सिग्निफाई करता है प्रोटेक्शन ना सिर्फ बाहर के खतरों से, ऑल्सो इन्फेक्शंस वगैरह से, जिसके लिए हमारे को टीकाकरण जरूरी है प्लस, और जो बीमारियों से बचाए। तो जैसे कि मैं देखती हूँ, जैसे न्यूबॉर्न बेबी घर में आते हैं, हमने बुजुर्गों से हमेशा सुना है कि बच्चे को ज्यादा टच नहीं करना है, मदर टच करें, फैमिली के अदर लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करने को बोलते हैं। तो क्या ये सही है? बच्चे के साथ तो मिनिमल इंटरेक्शन ही होना चाहिए बाकी घर के लोगों का। एटलीस्ट जो हमारी जैसे एक पुराना बना हुआ था ना, पोस्टपार्टम पीरियड जिसे हम कहते हैं, 42 दिन के लिए, वो एक बहुत अच्छा एक इंस्टीट्यूशन है जो अभी भी फॉलो होना चाहिए। इवन मेडिकली एडवाइज्ड है वो। उसमें ये होता है कि जच्चा और बच्चा को इकट्ठे साथ रखा जाता है। उस पीरियड में माँ बच्चे की बॉन्डिंग बनती है, बाहर के लोगों के साथ मिनिमल इंटरेक्शन होता है ताकि बाहर से कोई भी इन्फेक्शन ना आ पाए बच्चों तक। लेकिन समय के साथ कुछ उसमें भी गलतफहमियां पैदा हो गई हैं कि माँ और बच्चे को बिल्कुल ही मतलब अलग से घर के एकदम कोने वाले कमरे में बिठा देना है या रख देना है। वो नहीं होना चाहिए। ये भी सही नहीं है। वो चीज सही नहीं है कि बिल्कुल आइसोलेशन में नहीं रहते हैं वो। दे शुड बी इन अ क्लीन एनवायरनमेंट, वेल वेंटिलेटेड रूम्स, जहाँ सन आता हो। ऐसा ना हो कि किसी बिल्कुल हवादार और रोशनीदार रूम में रखना। बहुत अच्छा। डॉक्टर, जो न्यू पेरेंट्स होते हैं वो फीडिंग को लेकर अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि कितने देर में बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा आप अच्छी तरह से बताइए। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही माँ के स्तनपान शुरू हो जाना चाहिए। विदिन 30 मिनट्स कहते हैं कि माँ के साथ बच्चे की अटैचमेंट करानी शुरू हो जाना चाहिए। जो पहला गाढ़ा दूध होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए, और वो बच्चे को इन्फेक्शन से बचाता है। तो इसके साथ साथ एवरी 2 आवरली फीडिंग एडवाइज्ड होती है। 2 to 3 आवर्स पे बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज ये शेड्यूल ना फॉलो हो तो बच्चे को शुगर डाउन होने की भी और अगर बच्चा रोता नहीं है तो पेरेंट्स को पता ही नहीं चलेगा कि इसको भूख लगी है ना? देखिए, जो बच्चा अच्छे से दूध
न्यूबॉर्न पीरियड में तो आपको 2 से 3 घंटे पे कई बार उठाना भी पड़ता है और बच्चे 18 घंटे 20 घंटे सोया ही रहता है। सो मोस्टली 24 आवर्स बोले 24 आवर्स अगर हम दिन के मानते हैं तो उसमें से 18-20 घंटे बच्चा सोता ही है। तो बच्चा सोया ना रह जाए, एटलीस्ट उठा के उसको 2-3 घंटे में पिलाना जरूरी है जी। एक और एडवाइस जो है कि मदर दोनों ब्रेस्ट से बच्चे को दूध पिलाए। पहले एक ब्रेस्ट से कंप्लीटली पिला ले, 15-20 मिनट्स एटलीस्ट एक ही ब्रेस्ट से पूरा सकल कराए और फिर दूसरी ब्रेस्ट से कराए। अगर जब तक पूरी एम्प्टिंग नहीं होती है तो बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता क्योंकि जो पहले दूध आता है वो सिर्फ वाटरी होता है, जो बाद में जिसको हाइंड मिल्क बोलते हैं हम, वो दूध गाढ़ा होता है और उसी से बच्चे का वेट गेन होता है। और मदर के लिए भी ये अच्छा है कि अगर दोनों ब्रेस्ट से मिल्क पिलाएंगे तो ब्रेस्ट भी साइज भी सही रहेगा। हाँ, साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ब्रेस्ट फीडिंग से ब्रेस्ट के साइज को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ओके। नैपीज वर्सेस क्लॉथ डायपर आज के दौर में वर्किंग पेरेंट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? ये तो इंडिविजुअल प्रेफरेंस है, आप क्या पसंद करते हैं, बट कोई भी नैपी अगर आप यूज कर रहे हैं तो अगर वो जैसे गंदी होती है वैसे ही चेंज करनी है। ये प्रिंसिपल तो हैज टू बी सब में है। चाहे वो क्लॉथ नैपी है, वो तो आपको पता ही है, एकदम एक बार गंदी हो गई तो आप धोने के लिए रखेंगे साइड। लेकिन अगर डायपर भी यूज कर रहे हैं तो वो भी जितनी बार सॉइल होएगा उतनी बार चेंज होगा। तो दोनों में से कौन सा बेस्ट है? आप बैलेंस करके यूज कर सकते हैं। दोनों यूज कर सकते हैं, बट इट हैज टू बी चेंज्ड एज फ्रीक्वेंटली इट इज सॉइल्ड। चेंज करते रहना चाहिए। डॉक्टर संध्या, एक कंफ्यूजन सब में होता है कि मोटा बच्चा ही हेल्दी होता है, तो क्या ये सच है? मोटा बच्चा हेल्दी तो नहीं होता है, बिकॉज ओबेसिटी ऑलरेडी एक कमिंग एपिडेमिक है। ओके। लेकिन और ये भी देखा गया है कि चाइल्डहुड ऑनसेट ऑफ अडल्ट डिजीजेस होते हैं। जी। इसलिए मोटापा तो कभी भी अच्छा नहीं बोला जा सकता। लेकिन आपके बच्चे के बर्थ वेट गाइड करेगा कि आगे बच्चा कैसे चलना है। और आजकल हम जब जो इम्यूनाइजेशन एडवाइस होती है इवन गवर्नमेंट सेक्टर्स में, देयर आर मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड्स, जो कि जिसमें एक ग्रोथ चार्ट दिया होता है। सो देयर इज अ कर्व प्लॉटेड ऑन दैट। तो उस कर्व को फॉलो कर करके आप बच्चे की ग्रोथ मॉनिटर कर सकते हैं कि बच्चा ठीक से वेट गेन कर रहा है कि नहीं। तो बच्चा जब पैदा होता है तो कितने केजी का उसका वेट अच्छा माना जाता है? मोर देन 2.5 kg इज द टेक्निकली डिफाइंड टर्म, मेडिकली डिफाइंड टर्म। उससे ऊपर तो कितना भी है ठीक है। 2.5 से लेकर 3.5 तक बेस्ट होता है। ठीक है, वो तो हमारे हाथ में नहीं है ना बच्चा कितना है, कितने का पैदा होगा। बट जो पैदा होने के बाद के टाइम है वो हमारा हाथ में है, तो वो हम मॉनिटर भी कर सकते हैं और उसके लिए हम ब्रेस्ट फीडिंग और अप्रोप्रिएट फीडिंग एडवाइस देकर बच्चे की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। वर्किंग मदर के लिए प्रैक्टिकली शेड्यूल क्या हो सकता है, फीडिंग या पंपिंग मिल्क? देखिए, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ्स के लिए बहुत जरूरी है। ये एडवाइस तो गोल्ड स्टैंडर्ड है। जी। लेकिन अगर किसी कारणवश मदर को जल्दी वर्क ज्वाइन करना पड़ता है तो बेटर है कि माँ अपना दूध निकाल के किसी स्टील के बर्तन में उसको रखकर दे जाए जितनी घंटे भी वो काम पर जाती है। और जो बच्चे का ख्याल रख रहा है पीछे से, वो उसको कटोरी और चम्मच से पिलाते रहता है। ब्रेस्ट मिल्क जो वो निकाल के जाएगी, वो अगर आप रूम टेम्परेचर पे भी रखें तो 8 घंटे तक रख सकते हैं। हाँ, और अगर फ्रिज में रखेंगे तो 24 घंटे तक भी स्टोर। अच्छा, 24 घंटे तक मतलब सेफ है? हाँ जी, सेफ है। और जब भी जो केयर टेकर है बच्चे का, वो उसको थोड़ी देर के लिए पहले बाहर निकाल के रख दे। जब भी उसको फीड कराना है थोड़ा रूम टेम्परेचर तक आ जाए और उसको पिला दे। उसको बॉयल तो नहीं करना? नहीं, उसको बॉयल नहीं करना है, उसमें कुछ और नहीं डालना। रूम टेम्परेचर पर जैसे ही आ जाए तो आप उससे पिला सकते हैं? हाँ जी, पिला सकते हैं। ज्यादातर लोगों को देखती हूँ कि बॉटल से मिल्क पिलाते हैं, क्या शुरू से ही स्पून से पिलाने की आदत डालनी चाहिए या बॉटल भी ठीक है? नहीं, बॉटल तो नहीं ठीक है। एटलीस्ट हमारी कंट्री में तो बिल्कुल भी नहीं चलती है जी। मतलब इट इज नॉट रिकमेंडेड अनलेस यू नो आप बिल्कुल बाय द बुक जैसे एडवाइस किया जाता है जी। वैसे उसको यूज करें कि हर बार उसको स्टेरलाइज कर रहे हैं, निपल्स को चेंज कर रहे हैं, हर वीक चेंज कर रहे हैं। वो चीजें हमारे यहाँ नहीं पॉसिबल हो पाती है। कुछ फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, बट हाँ, कुछ डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में अगर यूज करनी पड़े तो देन देयर इज नो अल्टरनेटिव, देन दे शुड
be done with proper precautions. Okay. Apart from that, bottle feeding causes nipple confusion. Okay. तो अगर बच्चा बॉटल लेना शुरू कर देता है तो वो हाँ। निपल नहीं फिर मदर की ब्रेस्ट से फीडिंग नहीं लेता, एंड इवेंचुअली ब्रेस्ट फीडिंग खत्म हो जाती है। तो जो उसको फायदा ब्रेस्ट फीडिंग से होना है वो नहीं हो पाता। Okay. तो इसलिए अवॉइड ही कीजिए तो बेटर है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर स्पून से पिलाया जाए बच्चों को, शुरू से ही आदत सही होनी चाहिए। हाँ, बच्चों को आदत पड़ जाती है बिकॉज इट इज द मोस्ट नेचुरल थिंग टू डू। विद स्पून फीडिंग कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इनफैक्ट एक पलड़ी नाम का बर्तन आता है, मतलब एक छोटा सा स्पून आता है जिसकी एक लंबी चोंच होती है। बर्तन स्टोर मतलब जनरल स्टोर्स पे मिल जाती है, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। उसकी कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा होती है एक रेगुलर स्पून से, और स्पिलेज रिलेटिवली कम होती है, उससे आसान हो जाता है। हाँ, रिलेटिवली कम होती है स्पिलेज। बहुत अच्छी जानकारी दी है और उम्मीद करती हूँ कि सभी व्यूअर्स के लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। कॉलिक क्या होता है और क्या ये सच है कि सिर्फ इवनिंग में ही होता है? यस, इवनिंग में ही होते हैं। कई बार 2 से 3 घंटे, कई बार बच्चे इनकंसोलेबल क्राई हो जाती है उस टाइम पर, किसी भी तरीके से बच्चा नहीं संभल रहा होता है। तो उस केसेस में बच्चे को रॉक करना, गाड़ी में घुमा लेना, बाहर घुमा लेना, दैट इज क्वाइट एडवाइजेबल एंड हेल्पफुल। अगर फिर भी नहीं हेल्प हो रही है तो फिर आप मेडिकल एडवाइस ले सकते हो उसके लिए, बट अपने आप से आई डोंट थिंक नथिंग शुड बी डन फॉर कूलिंग। तो बट इसका रीजन क्या होता है? ये रीजंस तो जी नॉट नोन है, समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ, एक बार अगर आपका बच्चा अपार्ट फ्रॉम अ सर्टेन पीरियड अगर बच्चा रो रहा है बहुत ज्यादा, तो आप एक बार मेडिकल एडवाइस जरूर ले। ये हम अक्सर देखते हैं कि बच्चा जो है, जैसे शाम होती है बच्चा रोना शुरू कर देता है और ऐसे रोता है जैसे कुछ हो गया हो, फिर 2-3 घंटा रोते रोते अपने आप ही बच्चा शांत भी हो जाता है। शायद बोरियत के कारण हो रहा होगा। तो बच्चे देखा गया है कि बच्चे घुमाने से शांत हो जाते हैं। घुमा के फिर कभी दादी गोदी लेती है, कभी मम्मी लेती है, कभी पापा लेते हैं, फिर प्यार से किसी तरह से उसको चुप कराया जाता है। वैसे तो नॉर्मली जो बच्चे अगर अच्छे से बर्प किया जा रहा है बच्चों को पोस्ट फीडिंग, तो ये प्रॉब्लम नहीं होती है। नहीं होती है, लेकिन अगर किसी केस में हो रही है तो रॉकिंग एंड टेकिंग आउट फॉर अ ड्राइव डज हेल्प। अपार्ट फ्रॉम दैट मेडिकल एडवाइस। ओके। तो क्या ये रोने के पीछे और भी कोई वजह हो सकता है? जैसे बच्चे हो सकता है कि पेट में दर्द हो रहा, कुछ रोना तो बच्चे का तरीका है आपको बताने का। सही नहीं हुआ, जैसे कहते हैं कि अगर मदर हैवी फूड खा लेती, जैसे छोले भटूरे खा लिया, तो उससे बच्चे को जो है मिल्क में भी वो हैवी गया। इस तरीके से माँ के खाने से बच्चे के दूध के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मिल्क तो वैसे ही तैयार होगा। हाँ, मिल्क तो वैसे ही जैसा होता है। हाँ जी, लाइट फॉर्म में, है ना? हाँ जी। बहुत अच्छी बात कही आपने। आशा करती हूँ कि सभी के डॉट्स क्लियर हो गए होंगे। और चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वैक्सीनेशन को लेकर पेरेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, तो क्या शेड्यूल फॉलो करना चाहिए? जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है हमारी सरकार की तरफ से, वो शेड्यूल तो हर जगह ही अवेलेबल है। जी जी जी। तो उसके हिसाब से तो सारी वैक्सीन इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती है, तो आप वहाँ से वैक्सीनेशन कराएं। लेकिन उसके अलावा भी कुछ वैक्सीन अवेलेबल हैं जो आप अपने पीडियाट्रिशियन के एडवाइस के हिसाब से लगवा सकते हैं। तो जैसे ही कि अब बच्चा पैदा होता है, फिर 2 महीने, फिर 3 महीने, जो शेड्यूल होता है उसको पूरा फॉलो करना है। गवर्नमेंट द्वारा जो शेड्यूल बनाया गया है या पीडियाट्रिशियन जो शेड्यूल बना के देती हैं, तो उसे पेरेंट्स को फॉलो करना चाहिए। जी। बुखार का कौन सा लेवल इमरजेंसी माना जा सकता है? देखिए, न्यूबॉर्न में तो अगर फीवर फर्स्ट 2-3 डेज के बियॉन्ड अगर हो रहा है तो वो इमरजेंसी ही होगा, क्योंकि उसको इवेलुएट कराना, डॉक्टर के पास लेके जाना और बच्चे को चेकअप कराना बहुत जरूरी है। फर्स्ट 2-3 डेज में कई बार डिहाइड्रेशन के कारण थोड़ा सा 100 डिग्री 99-100 डिग्री फीवर हो सकता है, जो फीडिंग इंक्रीज करने से सेटल कर जाता है। लेकिन उसके बियॉन्ड अगर फीवर है या इससे ज्यादा है तो आपको बच्चे का चेकअप जरूर कराना चाहिए। क्या न्यूबॉर्न बेबी को रात में जाकर मिल्क फीड कराना जरूरी होता है? जो शेड्यूल है 2 to 3 अर्ली, तो शुरू में तो वो पिलाना ही एटलीस्ट फर्स्ट 6 वीक्स में तो होता ही है। ग्रेजुअली बच्चे सेटल कर जाते हैं तो नाइट टाइम में ड्यूरेशन आप बढ़ा सकते हैं, पीरियड जैसे आप 4 घंटे तक बढ़ा सकते हैं। तो मतलब नाइट में 2 बार मदर को
फिर जरूर कराना चाहिए। जी, अगर बच्चे बिल्कुल। 4 महीने का हो चुका है तो नाइट में नहीं, 2 बार तो हाँ, एक बार आपने जैसे लेट नाइट करा लिया, हाँ। फिर एक अर्ली मॉर्निंग हो गई, उससे मदर हाँ। को भी एक कंसोलिडेटेड जी स्लीप मिल बिल्कुल जाती है, बिल्कुल, हाँ हाँ। व्हिच इज क्वाइट प्रैक्टिकल। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और आशा करती हूँ आपके आज आंसर से सभी उनके डॉट्स क्लियर हो जाएंगे। डॉक्टर संध्या, हमें बताइए, क्या न्यू बॉर्न बेबी को रोज नहलाना जरूरी है और कौन से प्रोडक्ट बेस्ट हैं? देखिए, बच्चे को जब अम्बिलिकल कॉर्ड गिर जाती है तो उसके बाद आप बच्चे को रोज नहलाना है, जी और मौसम के हिसाब से ही नहलाना है। बहुत विंटर है तो फिर आप गुनगुना पानी करिए और उसको एक ऐसे रूम में नहलाइए जहाँ जी, डायरेक्ट हवा नहीं आ रही हो कहीं हाँ, से। जी जी प्लस आप सारा प्रेपरेशन करके रेडी करके फिर बच्चे को नहलाना शुरू कीजिए। और हम जैसे एडवाइस करते हैं न्यू पेरेंट्स को कि आप पार्ट बाय पार्ट नहलाइए। थोड़ा सा पानी हाथ में लेके बच्चे के थोड़े से पैरों से शुरू करके फिर ग्रेजुअली पूरी बॉडी को इस तरह से नहलाना है। धीरे एकदम से पानी जैसे आप बहुत ऊपर से सारा डालो देना, वो नहीं डालें। वो नहीं करना है। जी अच्छा, प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है? कोई भी माइल्ड ग्लिसरीन सोप यूज कर सकते हैं। देयर इज नथिंग बेस्ट। जो बेबी सोप आता है और शैम्पू और जो भी और कई सारे प्रोडक्ट हैं बेबी के लिए जो नाम से, तो वो सभी सेफ हैं। ठीक है, बेबी के नाम पे तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हुई है। हाँ हाँ हाँ। बट आप फिर भी कंटेंट्स रीड करके चेक कर सकते हैं कि उसमें माइल्ड इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। जो माइल्ड ग्लिसरीन बेस्ड सोप है विच इज सेफ। जी बिल्कुल सही कहा आपने। बच्चे का इमोशनली डेवलपमेंट कब से शुरू होता है? क्या वो आवाजें पहचान सकता है? बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट तो पैदा होते ही शुरू हो जाता है। जी जी जी। इमोशनल नहीं, एक्चुअली डेवलपमेंट को 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। जी जी जी। एक होता है उसका सेंसरी डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, लैंग्वेज एंड स्पीच डेवलपमेंट, जी। प्लस उसके सोशल एंड कॉग्निटिव स्किल्स। ओके। तो जो मोटर डेवलपमेंट सारे के डिफरेंट होती हैं। जैसे 3 महीने तक बच्चे की गर्दन संभल जानी चाहिए। 6 से 8 महीने में बच्चा बैठना शुरू कर देता है। जी। साल भर का बच्चा चलने की कोशिश करता है, खड़ा हो जाता है और कई बच्चे चल भी पड़ते हैं। अपर लिमिट चलने की अराउंड 16 मंथ्स है। तो हर कैटेगरी में आपके कुछ साइंस होते हैं which need to be followed। अगर आपका बच्चा उनके हिसाब से कर रहा है तो वो ठीक है, सही है। और बच्चा तो पैदा होते ही जैसे ही एनवायरनमेंट में आता है तो उसकी सबको पहचानने, मतलब सबकी पहचानेगा तो नहीं, बट साउंड साइन सबको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले किसका साउंड पहचानता है? देखिए, सबसे पहले तो हम भी नहीं बता सकते किसका पहचानेगा, लेकिन ऑब्वियसली द मदर इज द केयर टेकर। तो मदर के क्यूज पे सोशल स्माइल डेवलप करती है विच डेवलप्स बिटवीन 2 to 3 months ऑफ एज। ओके। मैंने सुना है कि बच्चा जब गर्भ में होता है, मैंने पढ़ा हुआ है, तभी भी अपने मदर या फादर जो बात करते हैं वो सभी आवाजें सुन सकता है। क्या ये सच है? देखिए, ये तो हमारे शास्त्रों में भी हमने सुना ही है। जैसे अभिमन्यु ने आधी गर्भ में ही सब कुछ सीख लिया था कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना सीखना रह गया था उसका, इसलिए वो फंस गया था। बट ये तो अब इट्स अ नोन फैक्ट कि बच्चे के ऊपर असर पड़ता है। जैसे भी माँ का जो भी थॉट प्रोसेस है, जो भी वो एक्सपीरियंस करती है ड्यूरिंग द 9 months। अच्छा, ये भी है कि बच्चा जब गर्भ में होता है तभी मदर का टच पहचानने लगता है, मदर फादर का, क्योंकि जैसे अगर मदर टच करती है, देखिए डायरेक्टली टच तो नहीं कर सकती मदर, बट एज सून जैसे अपने स्टमक को सहलाती हैं तो उस टच को क्या फील कर सकता है वो? दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू से। अच्छा, चलिए ठीक है। क्रेडल कैप एंड डैंड्रफ जैसी समस्या को कैसे ठीक कर सकते हैं? उसके लिए तो मेडिकल एडवाइस ही बेस्ट है। माइल्ड एंटी फंगल शैम्पू प्रिस्क्राइब किया जाता है जिससे बच्चे का क्रैक ठीक हो सकता है। उसको रब करने से तो वो और छील देता है और खराब होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर संध्या, हमें बताइए, क्या हर न्यू बॉर्न बेबी को विटामिन डी और आयरन सप्लीमेंट देना जरूरी होता है? विटामिन डी तो अप टिल 1 year ऑफ एज एडवाइज्ड है, और आयरन बियॉन्ड 6 weeks हम प्रिस्क्राइब करते हैं इन केसेस विच वी फील की जरूरी है। और स्पेशली प्री टर्म्स में जिनको ग्रोथ लैग होता है उन केसेस में हम आयरन प्रिस्क्राइब देते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, और आशा करती हूँ कि सभी व्यूअर्स के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे आज आपके सभी आंसर को सुनकर। और न्यू बॉर्न बेबी को लेकर
सबके मन में बहुत सारे सवाल होता है कि बच्चे को कैसे केयर करे, कैसे रखे, उसको कैसे नहलाएं, क्या खिलाएं। आज व्यूअर्स के सभी डाउट्स क्लियर होने वाले हैं आपके थ्रू। क्या न्यू बॉर्न बेबी को टीवी या स्क्रीन दिखाना सेफ है? बिल्कुल भी नहीं। अप टू 2 years बिल्कुल नो स्क्रीन टाइम, 0 स्क्रीन टाइम। ओके अच्छा, मुझे बताइए कि इससे किस अंग पर इफेक्ट पड़ सकता है? बाय द वे, न्यू बॉर्न बेबी को जैसे टीवी के सामने या शीशा मिरर के सामने या मोबाइल वगैरह? नहीं, कोई भी मतलब इट इज नॉट रिकमेंडेड। ब्रेन पे, आईज पे, सब कुछ पे फर्क पड़ेगा, दोनों पर पड़ेगा। और नहीं, इट्स नॉट रिकमेंडेड एट ऑल कि नहीं दिखाना। क्या मिल्क पिलाने के बाद, ब्रेस्ट फीडिंग के बाद बच्चे को हर बार बर्प कराना जरूरी होता है? हाँ, जैसे कि हमने पहले भी बात करी कि एब्डोमिनल कोलिक होता है बच्चों को, तो उसका एक कारण ये भी है इम्प्रॉपर बर्पिंग। तो एवरी टाइम जब भी हम बच्चे को दूध पिला रहे हैं, उसके बाद एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए उसको अपराइट रखें, तो बच्चे को ये कोलिक की प्रॉब्लम भी नहीं होगी और उसको उसको जो बाकी नुकसान हो सकते हैं दूध मिल्क रिगर्गिटेशन से, वो भी नहीं होंगे। तो क्या आप इसके कुछ एंगल के बारे में बता सकते हैं कि कैसे बच्चे को कंधे पे लेना है, फिर ऐसे ऐसे करना है? बच्चे को कंधे पे लगाना है, सर ऊंचा रखना है और आराम से रखिए उसको। ज्यादा कुछ भी सहलाने की जरूरत नहीं है। कुछ पेरेंट्स करते हैं कि उसको थप्पी देने की कोशिश करते हैं या उसको रॉक करने की कोशिश करेंगे, वो सब की जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल जस्ट अपराइट पोजीशन में रखिए एंड 20 to 30 मिनट्स वेट कीजिए। कई पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे ने ना हवा निकाली नहीं, हमने सुनी नहीं कि उसने, वो जरूरी नहीं है। वो अपने लेकिन वो अपने आप ही सेटल कर जाते हैं कई बच्चों को। बस वो आप 30 मिनट्स उनको अपराइट रखिए और फिर जब लेटाने जा रहे हैं तो थोड़ा सा सर ऊंचा करके लेटाएं। क्या न्यू बॉर्न बेबी के इमोशनल डेवलपमेंट पर पेरेंट्स के मेंटल स्टेटस का रिएक्शन होता है? देखिए, इमीडिएटली तो आपको नहीं पता चलेगा, बट बच्चे ये सेंस करते हैं कि पेरेंट्स एंग्शियस हैं, स्ट्रेस में हैं, तो बच्चों को ये फील शुरू से ही होने लगता है। तो वो भी इरिटेबल होकर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ऑब्वियसली इस पीरियड में मदर जितनी कंफर्टेबल रहे, शांत रहे, वो बच्चे की मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। कई फैमिलीज में देसी नुस्खे चलते हैं, जैसे कि घी से मालिश करना, हनी पिलाना, काजल लगाना। क्या ये सही है? इनको बोथ यस एंड नो है। बिकॉज इसमें से एक चीज है जो मसाज है, वो हेल्प करती है बच्चे की। बाकी दोनों चीजों के बारे में मैं बाद में बताती हूँ। लेकिन मसाज इज पार्ट ऑफ थेरेपी फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जब बच्चा माँ के हाथों से मसाज लेता है तो माँ को और बच्चे को बॉन्ड करने का टाइम मिलता है। उस टाइम में मदर कैन टॉक टू द बेबी। उसकी जेंटल टच से बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छी होती है। लेकिन जो प्रोफेशनल मसाजर्स कराते हैं ना, जो जैसे दाई माँ का मसाज, उस सब की जरूरत नहीं होती है। देयर इज ओनली अ जेंटल मसाज, क्योंकि वो जो सर्कुलेशन इंप्रूव करती है बच्चे के लिए, जो जनरल बेनिफिट्स हैं जो सबको मिलते हैं मसाज से, वो बच्चे को भी मिलता है। लेकिन उसके लिए वो विगरस मसाज की जरूरत नहीं है। एंड पेरेंट्स शुड यूटिलाइज दिस टाइम फॉर डेवलपिंग अ बॉन्ड विद द चाइल्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपका क्वेश्चन था कि हनी पिलाना और काजल लगाना, ये तो बिल्कुल भी मेडिकली रेकमेंडेड प्रैक्टिसेस नहीं है। इनसे बहुत नुकसान होता है। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। तो बच्चे को दिन में कितने बार मालिश करना चाहिए? दिन में 1 बार मालिश इज सफिशिएंट। अच्छा, कई लोगों को मैं देखती हूँ, वो भी नहलाने से पहले 5 बार मालिश करते हैं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके। शिशु के माइलस्टोन कैसे ट्रैक करें? कौन से रेड फ्लैग अलार्मिंग है? बच्चे की डेवलपमेंट 4 भाग में बांटी जाती है जी। दिस इज मोटर डेवलपमेंट, सेंसरी डेवलपमेंट, सोशल एंड कॉग्निटिव स्किल्स एंड स्पीच एंड लैंग्वेज। तो हर भाग के रेड फ्लैग्स हैं। जैसे कि अगर बच्चे की गर्दन नहीं संभली 3 महीने तक, दैट इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग। और अगर बच्चे के किसी एक पार्ट में स्टिफनेस है, आपको फील होता है कि एक पार्ट ज्यादा स्टिफ है, दैट इज ऑल्सो अ रेड फ्लैग। और एक हाथ में मूवमेंट कम हो रही है, वो एक साइन है जो नोट करना चाहिए। उसके अलावा जैसे बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं, आप कोई खिलौना दिखाते हैं, उनको वो फॉलो नहीं कर रहा अबाउट 3 months एज तक, तो उसको भी पेरेंट्स को
ध्यान देना चाहिए उस बात पे भी। एंड इवेंचुअली मोटर माइलस्टोन्स जो सब पेरेंट्स को ज़्यादा ऑब्वियसली दिखाई देते हैं कि बच्चा 6-8 महीने तक बैठना नहीं शुरू किया है और चलना नहीं शुरू करा है, फर्स्ट फ्यू वर्ड्स बोलने शुरू हो जाते हैं अप टू 16 मंथ्स, वो नहीं शुरू हुए, तो उनके ऊपर ये रेड फ्लैग साइंस का तो ध्यान रखना। अच्छा, टीथ निकलने के बारे में ये कब से शुरू हो जाना चाहिए? कि हर बच्चा इज डिफरेंट, बट ये है कि अराउंड 5-6 मंथ्स फर्स्ट लोअर इंसाइजर्स इरप्ट कर जाते हैं। और अगर आपका एक भी दांत बच्चे का नहीं निकला है अप टू 13 मंथ्स, तो आप एक बार डॉक्टर से दिखाएं 13 मंथ के अंदर। अगर बेबी रात में बार बार उठता है तो क्या ये सही है? बच्चे को तो दिन और रात का नहीं पता ना, तो बच्चे के लिए तो सब टाइम बराबर है, वो तो अपने हिसाब से उठेगा और सोएगा। तो बार बार उठता है तो कोई टेंशन कोई टेंशन है ना, पेरेंट्स को 3 घंटे में बच्चा उठ ही जागता ही है। मैम हमें ये बताइए कि कई सारे मिथ्स भी चल रहा है जिसमें कि जब तक बच्चे का टीथ नहीं निकल जाता है तब तक कॉम्ब नहीं करना है, तो ये क्या सही है? नहीं, एक्चुअली बहुत सारे मिथ्स हैं जिनका कोई बेसिस नहीं है, और आई डोंट थिंक आई हैव एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस thing, and it is not medically advised. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। डॉक्टर संध्या, हमें बताइए क्या न्यू मदर को, न्यू पेरेंट्स को कैसे पता चले कि बच्चे को मिल्क पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, बच्चे का पेट भरा हुआ है? बच्चा अगर दूध पीने के बाद 2 से 3 घंटे आराम से सोता है, 6 से 8 बार यूरिन पास करता है, तो बच्चे को सफिशिएंट मिल्क मिल रहा है। और जैसे हमने पहले बात करी थी कि मदर को एक ब्रेस्ट से कंप्लीट एम्प्टी करनी चाहिए दूसरी ब्रेस्ट से लगाने से पहले, जिससे बच्चे को फोर मिल्क और हाइंड मिल्क दोनों मिले। हाइंड मिल्क जो वेट गेन में हेल्प करता है, मिलने से बच्चे का वेट गेन ठीक रहेगा। और दूसरा, हमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हम महीने डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं, इम्यूनाइजेशन के लिए जाते हैं, तो हम बच्चे का वेट चेक करते हैं। तो वेट अगर 200-300 ग्राम बच्चे पर मंथ बढ़ रहा है तो दिस इज एडिक्वेट। सही। नवजात शिशु में खतरे के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? बच्चा अगर दूध नहीं पी रहा, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइन। रिफ्यूजल टू फीड जिसे हम कहते हैं। उसके अलावा हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर या इरिटेबिलिटी और पीला पड़ना, नीला पड़ना, ये सारे खतरे के निशान हैं। बच्चे के हाथ पैर उसके शरीर से ज्यादा ठंडे होना, एक्टिविटी कम करना और लेथार्जिक हो जाना, these are all part of danger signs. अच्छा, कई बार मैं ये समस्या भी देख रही हूँ कि छोटा जो बच्चा होता है उसको स्टूल पास नहीं होता है, मतलब बच्चा पॉटी नहीं करता है, तो इसका क्या रीजन हो सकता है? ये कोई रीजन नहीं है इनका। बच्चे ब्रेस्ट मिल्क, कई बार ब्रेस्ट मिल्क जो फेड बच्चे होते हैं वो दिन में कई बार 6 से 10 से 12 बार स्टूल भी कर सकते हैं, और कई बार 5-5, 6-6 दिन नहीं करते। बोथ आर नॉर्मल। कईयों में गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो उससे क्या होता है कि बच्चा जितनी बार फीड लेता है थोड़ा सा स्टूल पास कर देता है। दैट इज ऑल्सो नॉर्मल। दैट इज, पेरेंट्स को कई बार अप्रीहेंशन होने लगती है कि दिस इज लूज मोशंस, बच्चे बार पॉटी कर रहे हैं, वजन कैसे बढ़ेगा, बट दैट इज नॉर्मल। वो बच्चों की गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स के कारण होता है। अगर नहीं करते 5-7 दिन भी बच्चे और फीड ले रहे हैं, यूरिन पास कर रहे हैं, अच्छे से सो रहे हैं 2-3 घंटे, तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। बट कई बार क्या होता है बच्चा रोता भी बहुत है। हाँ, अगर रो रहा है, पेट फूल रहा है या वॉमिटिंग्स हो रही है, तो डेफिनेटली यू नीड टू सी। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? आप अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाइए। मैम, आखिर में आप पेरेंट्स के लिए क्या संदेशा देना चाहेंगे? पेरेंट्स के लिए मैसेज यही है कि ये पीरियड बच्चे के साथ एंजॉय करने के लिए है। As a pediatrician, as a woman, I feel कि एक healthy newborn is the most beautiful sight on this earth. जी। So इस पीरियड में आपका एक हेल्दी बेबी है, उसको एंजाइटी से मत लीजिए, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू कम बैक अगेन। वो पीरियड एंजॉय कीजिए, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। दैट इज द बेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव टू योर चाइल्ड। डॉक्टर संध्या, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे दर्शकों के लिए आपने टाइम निकाला और इतने वैल्यूएबल आंसर आपने दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि व्यूअर्स के लिए आपके द्वारा दी गई जानकारी काफी यूजफुल साबित होंगे। आशा करती हूँ कि आप हमें भविष्य में भी ऐसी बातचीत का मौका जरूर देंगी। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। डॉक्टर संध्या, ये मेरे तरफ से आपके लिए छोटा सा मोमेंट।
थैंक यू। हर आहट पर जो मुस्कुरा दे, हर छुअन पर जो चुप हो जाए, नन्हा सा फरिश्ता है, जिंदगी को जीना सिखा जाए। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। डॉक्टर संध्या का हम दिल से शुक्रिया करते हैं कि इन्होंने न्यू बॉर्न के बेबी को लेकर मिथ्स को क्लियर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सिस्टर एंड अपने नेबर तक भी शेयर कीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, नन्हे फरिश्ते को प्यार देते रहिए।